बर्नी मैडॉफ, जिनका जन्म हुआ था 1938 न्यूयॉर्क में, वो एक स्टॉक ब्रोकर थे और उन्होंने नेस्डैक को फाउंड करने में भी हेल्प करी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो 1990s में नेस्डैक के वन टाइम चेयरमैन भी रह चुके हैं। आज मैं आपको इनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वो इंसान है जिन्होंने अभी तक यूएस और वर्ल्ड की फाइनेंशियल हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम करा है। इस स्कैम का साइज 64.8 बिलियन डॉलर का था, जिसको अगर रुपीस में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास होगी, जो कि हर्षद मेहता के स्कैम से ऑलमोस्ट 100 टाइम्स बड़ा है। इस स्कैम में बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स ही गंवा दी थी और बहुत सारे लोगों का तो पूरा रिटायरमेंट फंड ही इनकी फर्म में इन्वेस्टेड था। बट ये स्कैम इन्होंने किया कैसे और इनकी स्टोरी क्या है, आइए जानते हैं शुरू से। The con man behind the biggest Ponzi scheme in history. The $65 billion Ponzi scheme, the largest financial fraud in history. Tonight, as much as $50 billion is gone. From Madoff clients around the world, including celebrities like Steven Spielberg, Kevin Bacon, and Elie Wiesel, and regular investors like Betty Greenfield, who lost everything. दरअसल बर्नी मैडॉफ के करियर की शुरुआत हुई थी 1960s में एज अ पेनी स्टॉक ट्रेडर और धीरे धीरे उन्होंने बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज स्टार्ट की, जो कि उस टाइम की जानी मानी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म और लार्जेस्ट पेनी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म बन गई। इस वेल्थ मैनेजमेंट फर्म में वो रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशन से पैसे लेते थे और उसको अपने हिसाब से मैनेज करते थे और उन्हें रिटर्न्स जनरेट करके देते थे। अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म के थ्रू बर्नी मैडॉफ ने एक लंबे टाइम तक अच्छे रिटर्न्स देकर एक बहुत हाई रेपुटेशन बना ली और फिर उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 11% से ऊपर के रिटर्न्स प्रॉमिस किए। पर आपको पता है कि स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का नेचर ही है शॉर्ट टर्म में ऊपर या नीचे होना। तो वो भी इस वॉलेटिलिटी के कारण कंसिस्टेंट रिटर्न्स नहीं कमा पाए और उनको कुछ लॉसेस हुए। पर क्योंकि उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को एक फिक्स रिटर्न प्रॉमिस किया था, तो वो ये बात अपने ईगो के चलते एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उनको एक झूठा कहलाना मंजूर था, लेकिन एक फेलियर होना नहीं। तो क्योंकि उन्हें लॉस हो चुका था, तो उनके पास जो नए डिपॉजिट आते थे वो उसे अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में लेते थे, जो कि मैनहट्टन बैंक के साथ था, और उन्हीं डिपॉजिट से वो पुराने विड्रॉल रिक्वेस्ट को पूरा करते थे। तो वो एक तरीके से नए क्लाइंट से पैसे लेते थे और जो पुराने क्लाइंट थे उनको वो पैसे पे कर देते थे। और ऐसा उन्होंने कुछ हफ्ते या कुछ महीने नहीं, ऑलमोस्ट 2 डेकेड से भी ज्यादा वक्त तक किया। अब जब तक उनकी फर्म में विड्रॉल से ज्यादा डिपॉजिट आते थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब 2008 में यूएस मार्केट क्रैश हुआ तब उनके पास बहुत ज्यादा विड्रॉल रिक्वेस्ट आने लगी, पर उनके पास उस रिक्वेस्ट को पूरा करने के पैसे नहीं थे। अगर वो सही तरीके से काम कर रहे होते तो उस टाइम पर उनकी फर्म के पास $50 बिलियन होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करी ही नहीं थी, उनकी फर्म और उनकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बहुत बड़ी पॉन्जी स्कीम थी, इसलिए उनके पास सिर्फ $100 मिलियन ही थे। तो 10 दिसंबर 2008 को बर्नी मैडॉफ ने ये स्कैम अपने बेटों के सामने कन्फेस किया और उसके नेक्स्ट डे बर्नी मैडॉफ के बेटों ने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद बर्नी मैडॉफ को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें गिल्टी माना और उन्हें 150 साल की सजा सुनाई गई और बर्नी मैडॉफ की डेथ 14 अप्रैल 2021 को 82 ईयर्स की एज में हुई। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग इस स्कैम की शुरुआत 1970s में ही हो गई थी, लेकिन बर्नी मैडॉफ के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत 1990s में हुई, जब वो फिक्स रिटर्न देने में फेल हो गए थे। आज सब लोग ये सोचकर हैरान हैं कि एक ऐसा स्कैम जिसकी शुरुआत 1990s में ही हो गई थी, वो 2 डेकेड तक कैसे चला, कोई अथॉरिटीज उसको क्यों नहीं पकड़ पाई। और अगर 2008 में स्टॉक मार्केट क्रैश ही नहीं हुआ होता, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आया ही नहीं होता, तब तो शायद ये स्कैम और लंबे टाइम तक चलता। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे मैडॉफ ने इतना बड़ा स्कैम कर दिया जिसके बारे में किसी को भनक नहीं थी, इवन उनके फैमिली मेंबर्स को भी हल्का सा इंडिकेशन भी नहीं था। हमने इस पर थोड़ी और रिसर्च की और हमें पता चला कि मैडॉफ के जो रिटर्न्स थे वो एक बहुत लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट थे, जबकि वो कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। मैडॉफ बहुत ही सीक्रेट तरीके से एक अलग फ्लोर पे काम करते थे। ईयर 2000 के आसपास जब टेक स्टॉक्स 80% तक क्रैश हो गए थे, उस टाइम पर भी मैडॉफ की फर्म कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रही थी। इसके अलावा मैडॉफ जिस बड़े अमाउंट के साथ जिस स्केल पर फिक्स रिटर्न्स जनरेट करने का दावा करते थे, वो अदर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल था। हैरी मार्कोपोलोस, जो कि न्यूयॉर्क के ही एक फाइनेंशियल एनालिस्ट थे, उन्हें मैडॉफ के बिजनेस पे डाउट था और इसलिए वो बहुत लंबे टाइम तक मैडॉफ के बिजनेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और इसके बारे में उन्होंने कई बार यूएस के SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को अलर्ट भी किया था।
पर SEC ने उन्हें इग्नोर किया और मैडॉफ के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। जैसे इंडिया में सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, वैसे यूएसए में SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन वहां के स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। इसके अलावा अर्नस्ट एंड यंग, जो कि बर्नी मैडॉफ की फर्म का ऑडिट करती थी, अगर उन्होंने सही तरीके से काम किया होता, बर्नी मैडॉफ की एसेट्स को वेरीफाई किया होता, तो भी ये स्कैम बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता था। अब देखो, इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा पर्पस आपको सिर्फ एक स्कैम के बारे में बताना नहीं है, बल्कि आप इस टाइप के स्कैम्स को कैसे फ्यूचर में अवॉइड कर सकते हैं, कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इस टाइप के स्कैम्स से बच सकते हैं, वो बताना भी है। तो देखो, वैसे तो इस टाइप के स्कैम्स को 100% श्योरिटी के साथ पता करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बिजनेस में ये डिफरेंशिएट कर पाना कि कौन सही तरीके से काम कर रहा है, कौन गलत तरीके से काम कर रहा है, ये बहुत मुश्किल होता है। बट कुछ सिग्नल से आप पता कर सकते हैं कि ये स्कैम हो सकता है। जैसे अगर आपको कहीं पर भी फिक्स्ड रिटर्न्स की गारंटी दी जा रही हो जो कि स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है, तो आप वहां पे समझ सकते हैं कि वो स्कैम हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में फिक्स्ड रिटर्न्स देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरा, अगर आपको स्टॉक मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, जिसको देखकर आपको लग रहा है कि यार आपके तो बहुत जल्दी पैसे छप सकते हैं, जैसे बहुत सारे केसेस में आपको मेरी साइड से मैसेज आते होंगे, स्कैमर्स के मैसेज होते हैं वो, जो आपको कहते हैं कि आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा कुछ ही दिन में डबल हो जाएगा। तो वो स्कैमर्स होते हैं। आपको लगता है कि मैंने मैसेज किया है, तो अगर ऐसा कोई मैसेज आता है जिसमें आपको देख के पता चल रहा है कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ ही दिन में पैसे डबल करने की गारंटी दी जा रही है, तो वहां पर भी आप समझ सकते हैं कि ये स्कैम हो सकता है। इवन वॉरेन बफे ने भी कहा है कि इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, इट मोस्ट प्रोबेबली इज नॉट ट्रू, इट्स फॉल्स। तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा ऑफर मिल रहा हो जो आपको देखकर लग रहा हो कि यार ये कैसे हो सकता है, तो वो एक स्कैम होने का सिग्नल है। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लें, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ एक स्टॉक में नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। इसके अलावा अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने के लिए आप म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। तो ये था बर्नी मैडॉफ का स्कैम। अगर आप इस स्कैम के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक मूवी बनी है, द विजर्ड ऑफ लाइज, आप उस मूवी को भी देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप एंजल वन में अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।